हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय इंट्रोडक्टरी टू एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज एजी 409 का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल दे दूंगा, ठीक है। आप लोग मेल करके मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर जो है वो बंद हो चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप बंद हो चुका है। चालू करेंगे कुछ दिन बाद, लेकिन अभी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेल दे दूंगा, वहां पर मेल करके आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी क्या होता है? मेट्रोलॉजी को बोला जाता है मौसम विज्ञान। तो मौसम विज्ञान सुनने से ही आप लोग समझ में आ जा रहा हो कि मौसम से संबंधित हम लोग ज्ञान लेंगे, तो उसी को मौसम विज्ञान कहेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मौसम से संबंधित हम लोग ज्ञान लेते हैं, उसे मौसम विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो मौसम विज्ञान में कौन सा ज्ञान लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो वायुमंडल तथा वायुमंडल की सभी घटनाओं का अध्ययन करना ही मौसम विज्ञान कहलाता है। वायुमंडल तथा वायुमंडल की सभी घटनाओं का अध्ययन करना ही मौसम विज्ञान कहलाता है, ठीक है। समझ गए होंगे मौसम विज्ञान। आप लोग देखिए, मौसम विज्ञान मतलब देखिए, जैसे जीव विज्ञान होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जीव से संबंधित ज्ञान लेते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान हो गया। भौतिक विज्ञान होता है, उसमें हम लोग भौतिकी से संबंधित ज्ञान लेते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ऐसे ही मौसम विज्ञान है। मौसम विज्ञान में हम लोग मौसम से संबंधित ज्ञान लेंगे, तो उसमें वायुमंडल और वायुमंडल की सभी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। सब वायुमंडल और वायुमंडल की सभी घटनाओं का ज्ञान लेंगे, तो उसी को मौसम विज्ञान कहेंगे, ठीक है। मौसम विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक दार्शनिक अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक मेट्रोलॉजिका से हुई है, ठीक है। जो मौसम विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई मेट्रोलॉजी की, इसकी उत्पत्ति ग्रीक दार्शनिक अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक मेट्रोलॉजिका से हुई है, जिसका अर्थ ऊपर की वस्तुओं का अध्ययन एवं विवेचना है, ठीक है। जिसका अर्थ होता है ऊपर की वस्तु, मतलब वायुमंडल की जो वस्तुएं हैं उनकी विवेचना और अध्ययन करना होता है। तो मौसम विज्ञान क्या होता है समझ होंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग मौसम से संबंधित ज्ञान लेते हैं, उसे मौसम विज्ञान कहते हैं। इसमें हम लोग वायुमंडल तथा वायुमंडल की सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मौसम विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक दार्शनिक अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक मेट्रोलॉजिका से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऊपर की वस्तुओं का अध्ययन। तो ऊपर की वस्तुओं से तात्पर्य क्या है, चलिए उसको बता देते हैं। तो ऊपर की वस्तु से तात्पर्य होता है तापमान से, वायु दाब से, वायु दशा से, मौसम विज्ञान से, वायुमंडल से, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, और एग्जाम में यदि आएगा तो आप लोग अच्छे से लिखिएगा। देखिए, जो दार्शनिक मैंने बताया आप लोगों की, इसका इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक दार्शनिक अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक मेट्रोलॉजिका से, इसको यदि आप लोग पॉइंट में लिख देंगे तो आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा, कोई एक पॉइंट नंबर भी नहीं काट पाएगा, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा और आगे देखते हैं। किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडल की दशाएं, तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता तथा वर्षा के योग को मौसम कहते हैं। किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडल की दशाएं, तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता तथा वर्षा के योग को मौसम कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। एग्रोमेट्रोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान क्या होता है। हम लोगों ने देखा विज्ञान का, तो आप देखें कृषि मौसम विज्ञान। तो कृषि मौसम विज्ञान आ गया, तो इसमें हम लोग कृषि मौसम से संबंधित ज्ञान लेंगे कि कृषि मौसम में हम लोग को लाभदायक हो, ठीक है। देखिए मौसम विज्ञान है तो हम लोग मौसम से संबंधित ज्ञान लेंगे, इसमें कृषि मौसम से संबंधित हम लोग ज्ञान लेंगे। तो कृषि मौसम विज्ञान को जलवायु विज्ञान और हाइड्रोलॉजिक स्थितियों की जांच के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। जो कृषि मौसम विज्ञान होता है, इसे जलवायु विज्ञान और हाइड्रोलॉजिक स्थितियों के जांच के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कृषि और कृषि उत्पादन की वस्तुओं और प्रक्रियाओं के साथ उनकी बातचीत के कारण कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। जो देखिए कृषि मौसम विज्ञान होता है, इसमें हम लोग कृषि संबंधित ज्ञान लेते हैं, ठीक है। कृषि मौसम विज्ञान को जलवायु विज्ञान और हाइड्रोलॉजिक स्थितियों की जांच के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कृषि और कृषि उत्पादन की वस्तुओं और प्रक्रियाओं के साथ उनकी बातचीत के कारण कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी को बोलते हैं एग्रोमेट्रोलॉजी या कृषि मौसम विज्ञान। चलिए आगे चलते हैं। एल्बिडो देखेंगे क्या। एल्बिडो, तो एल्बिडो क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एल्बिडो, और एग्जाम पूछ सकता है। तो एल्बिडो होता है सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा का वह भाग जो बिना पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म किए परावर्तित हो जाता है, उसी को बोला था एल्बिडो प्रभाव। देखिए इतना आसान, मैंने इसको मतलब बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें से मैंने छोटा छोटा करते करते इतना छोटा कर दिया इसको। आप लोग को एक बार में पढ़ने में समझ में आ जाएगा। देखिए जो एल्बिडो होता है ना, ये सूर्य से पृथ्वी पर
जो उसकी उष्मा आती है, जो प्रकाश आता है, वह क्या करता है, वह पृथ्वी को बिना गर्म किए ही वापस लौट जाता है, तो उसी को बोला जाता है एल्बिडो। तो देखिए सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त उष्मा का वह भाग जो बिना पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए परावर्तित हो जाता है, उसी को एल्बिडो कहते हैं। या देखते हैं, और मैंने एक डेफिनेशन लिया है, सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों एवं धूल कणों से टकराकर निशीन में परावर्तित हो जाता है। निशीन मतलब वायुमंडल में परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो बोला है कि सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों एवं धूल कणों से टकराकर वायुमंडल में परिवर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। धरातल से सूर्य ताप का 2% भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार धरातल को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का 34% भाग परावर्तित हो जाता है। इस परावर्तित सौर ऊर्जा विकिरण के अनुपात को ही एल्बिडो कहते हैं। तो एल्बिडो किसे कहते हैं समझ गए होंगे। मैंने पहले आप लोगों को छोटा सा बताया कि देखिए जो एल्बिडो होता है ना, जो सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा होती है आने वाली, उसका वह भाग होता है जो बिना पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए ही परावर्तित हो जाता है। परावर्तित मतलब लौट जाता है। देखिए इस प्रकार से आता है, ऊपर से सूर्य, मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, इधर से आता है और इधर से क्या करेगा, बिना इसको गर्म किए परावर्तित होकर फिर वायुमंडल में चला जाएगा। तो इसी को बोला जाता है एल्बिडो प्रभाव। सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों एवं धूल कणों से टकराकर निशीन में परावर्तित हो जाता है। निशीन मतलब हो गया वायुमंडल में परावर्तित हो जाता है। धरातल से सूर्य ताप का 2% भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार धरातल को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का 34% भाग परावर्तित हो जाता है। इस परावर्तित सौर विकिरण अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। देखिए उम्मीद करते समझ गए होंगे। आगे देखेंगे मौसम क्या होता है। ठीक है, मौसम क्या होता है, तो किसी स्थान विशेष पर किसी विशिष्ट समय और वायुमंडल के ठहराव को मौसम कहते हैं। किसी स्थान विशेष पर किसी विशिष्ट समय और वायुमंडल के ठहराव को मौसम कहते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी भी स्थान पर, किसी स्थान विशेष पर, ठीक है, कोई विशेष स्थान है उस पर किसी विशिष्ट समय और वायुमंडल के ठहराव को मौसम कहते हैं। किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं की अल्प अवधि का परिणाम ही मौसम कहलाता है। क्या बोलते हैं कि किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं की अल्प अवधि का परिणाम ही मौसम कहलाता है। आगे देखेंगे इवापोरेशन, वाष्पन। वाष्पन क्या होता है, तो वाष्पीकरण या वाष्पन बोला जाता है इसे इवापोरेशन को। तो वाष्पीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई तत्व या यौगिक या द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। गैस अवस्था में परिवर्तित होने के बाद क्या करता है, वायुमंडल में उड़ जाता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है वाष्पीकरण या वाष्पन। या वाष्पन किसी द्रव के सतह के कणों का गैस में बदलने की प्रक्रिया। वाष्पन जो है वह किसी द्रव के सतह के कणों का गैस में बदलने की प्रक्रिया है जिसमें द्रव की सतह के ठीक ऊपर स्थित गैस संतृप्त नहीं होता है। ठीक है, इवापोरेशन समझ गए होंगे आप लोग। वाष्पीकरण क्या होता है, तो वाष्पीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पन किसी द्रव के सतह के कणों का गैस में बदलने की प्रक्रिया होती है जिसमें द्रव की सतह के ठीक ऊपर स्थित गैस संतृप्त न हो वहां की। ठीक है, तो समझ गए होंगे वाष्पन क्या होता है। देखिए इससे आसान आप लोगों को मिलेगा नहीं कहीं। ठीक है, आप देखते हैं पानी रखा रहता है कुछ दिन, आप पानी रख दिए हैं, सुबह से शाम को आएंगे देखेंगे कुछ हद तक पानी जो रहेगा कुछ पॉइंट कम हो जाएगा। तो ये सब किसके कारण हुआ, वाष्पन के कारण हुआ। वाष्पन के कारण जो पानी द्रव के रूप में था तो उसे गैस के रूप में परिवर्तित करके वाष्प अपने साथ उड़ा ले गया, कहाँ, वायुमंडल में। तो वाष्पन वही होता है, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई तत्व यौगिक या द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। आगे देखेंगे अब कुछ मुख्य उपकरणों के बारे में। देखिए उपकरण से क्वेश्चन एक दो जरूर आएंगे शॉर्ट वाले में। तो देखिए जो एनीमोमीटर होता है, पहले मैं आप लोग बता देता हूँ कि इसका यूज क्या है। देखिए जो एनीमोमीटर होता है ना, यह एक क्या करता है, वायु की गति मापने वाला यंत्र होता है। एनीमोमीटर वायु की गति मापने वाला यंत्र होता है। बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर वायु दाब मापने वाला यंत्र होता है। पहले इन दोनों को देख लीजिए फिर आगे और बताएंगे। तो एनीमोमीटर क्या करता है, एनीमोमीटर वायु की गति को मापने वाला यंत्र होता है। तो एनीमोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी स्थान पर बहने वाली हवा की गति को मापता है।
एनीमोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी भी स्थान पर बहने वाली हवा की गति को मापता है। एनीमोमीटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एनमस से हुई है। किससे हुई है? एनमस से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवन। ठीक है, तो एनीमोमीटर समझ गए होंगे। एनीमोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसका यूज किया जाता है जो हवा की गति होती है उसको मापने के लिए। एनीमोमीटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एनोमस से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवन। आगे देखेंगे बैरोमीटर। बैरोमीटर मैंने बताया आप लोगों को कि वायु दाब को मापता है। तो बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र होता है, एक उपकरण होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है, जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। इसका आविष्कार इवान गोलिस्टा टोरिसेली ने किया है। ठीक है, इसका आविष्कार इवान गोलिस्टा टोरिसेली के द्वारा किया गया है। देखिए फिर सुन लीजिए वैज्ञानिक नाम इवान गोलिस्टा टोरिसेली, ये है वैज्ञानिक का नाम। ठीक है, तो बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर वायु दाब को मापने का यंत्र होता है। एनीमोमीटर वायु की गति को मापने वाला यंत्र होता है। आगे देखेंगे हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर क्या होता है? चलिए हाइग्रोमीटर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। तो हाइग्रोमीटर को देखिए मैंने लिखा है आर्द्रता मापी। आर्द्रता मापी मतलब कि यह जो हाइग्रोमीटर होता है यह आर्द्रता को मापता है। तो इसका उपयोग जो है ना वो वायुमंडल की आर्द्रता को मापने में किया जाता है। हाइग्रोमीटर का यूज वायुमंडल की आर्द्रता को मापने में किया जाता है। याद रखिएगा, एनीमोमीटर वायु की गति मापने का वायु गति मापक यंत्र, बैरोमीटर वायु दाब मापी यंत्र और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी यंत्र। आगे देखेंगे एटमोमीटर। तो एटमोमीटर क्या करता है? ठीक है, तो यह भी एक वाष्पीकरण मापी यंत्र होता है जिसका उपयोग गीली सतह से वायुमंडल में पानी के वाष्पीकरण की दर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको भी लिखेंगे वाष्पीकरण यंत्र। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? वाष्पीकरण मापी यंत्र। वाष्पीकरण मापी यंत्र यह कहाँ पर इसका देखिए ज्यादा से ज्यादा यूज किसान करते हैं अपने खेतों के लिए। ठीक है, तो एटमोमीटर क्या होता है? एटमोमीटर एक यंत्र होता है जिसका उपयोग हम लोग वाष्प को मापने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग गीली सतह से वायुमंडल में पानी के वाष्पीकरण की दर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एटमोमीटर क्या होता है समझ रहे होंगे कि यह एक वाष्पीकरण मापी यंत्र है जिसका उपयोग गीली सतह से वायुमंडल में पानी के वाष्पीकरण की दर को मापने के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग सनशाइन रिकॉर्डर। देखिए सनशाइन रिकॉर्डर, सन मतलब क्या होता है? सूरज। शाइन मतलब क्या होता है? उसकी रोशनी, उसका तेज। और रिकॉर्डर मतलब होता है रिकॉर्ड करना, मतलब उसकी जो रोशनी वायुमंडल से पृथ्वी पर आ रही है किसी विशेष स्थान पर वह कितनी मात्रा में आ रही है उसी को सनशाइन रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है। इसी प्रकार के यंत्र को बताता है सनशाइन रिकॉर्डर। तो यह एक मौसम संबंधी उपकरण है। क्या है? मौसम संबंधी उपकरण है जिसका यूज किसी विशेष स्थान को दिन भर में प्राप्त होने वाली सूर्य की रोशनी की मात्रा को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सनशाइन रिकॉर्डर एक मौसम संबंधी उपकरण होता है जिसका उपयोग किसी विशेष स्थान को दिन भर में प्राप्त होने वाली सूर्य की रोशनी की मात्रा को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो ये कुल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कुछ अब लेक्चर के माध्यम से भी बता देते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो थोड़ा सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो वीडियो भी कम से कम ज्यादा आएगा। और सबसे आगे देखेंगे हम लोग ओलावृष्टि क्या होता है। ओलावृष्टि तो बर्फ के छोटे छोटे कणों का समूह जिसका आकार मिलीमीटर तक होता है उन्हें ओला कहते हैं। ठीक है, ओला किसे कहते हैं? बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जिनका समूह मिलीमीटर तक होता है उन्हें ओला कहते हैं। इसका निर्माण तब होता है जब बरसाती बूंद नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई गर्म वायु राशियों द्वारा शीघ्रता से ऊपर की ओर ढकेल दी जाती हैं तथा यह जब पृथ्वी पर गिरता है तो ओलावृष्टि कहलाता है। ओलावृष्टि ओलावृष्टि क्या होता है? आप लोगों ने समझा कि कभी कभी जो वायुमंडल होता है ना, वायुमंडल में जलवाष्प को ओले के रूप में दिखाई देने लगता है। ठीक है, भयंकर तूफान के समय होने वाली जो वर्षा होती है वह ओला के रूप में होती है। तो ओला यही होता है। ओला आप लोग समझ लेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि चक्रवात कैसे घटित होता है और वे किस प्रकार से बदलाव लाते हैं। जो चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, वह किस प्रकार कैसे घटित होता है, क्यों चक्रवात आता है? तो चक्रवातों का जन्म उन स्थानों पर होता है जहां दो भिन्न भिन्न प्रकार की राशियां परस्पर मिलती हैं। अर्थात जब भिन्न तापमान वाली दो वायु राशियां मिलती हैं तो दोनों के मध्यवर्ती सीमा के पास कहीं अचानक न्यून दाब उत्पन्न होते हैं, कहीं अवदाब का जन्म होता है और इसमें मौसम सुहावना रहता है, परंतु शीत ऋतु में कुछ कोहरा छा जाता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है चक्रवात। चक्रवात
कैसे जन्म लेता है? आप लोगों ने देखा कि जब दो भिन्न भिन्न राशियों वाली जब भिन्न तापमान वाली दो वायु राशियां मिलती हैं तो दोनों के मध्यवर्ती सीमा के पास कहीं अचानक से न्यून दाब उत्पन्न होता है। कैसे? जब देखिए, जब दो भिन्न ताप वाली, जब दोनों का ताप अलग अलग रहेगा तो दोनों का ताप अलग रहेगा, लेकिन जो राशियां वो वायु की रहेगी। जब भिन्न तापमान वाली दो वायु राशियां मिलती हैं तो दोनों के मध्यवर्ती सीमा के पास कहीं पर अचानक से न्यून दाब उत्पन्न होता है, कहीं पर अवदाब उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या होता है, मौसम सुहावना हो जाता है। और लेकिन जब शीत ऋतु होता है तो उसमें क्या होता है, कोहरा पड़ने लगता है। तो यही होता है साइक्लोन के घटित होने का मतलब, कैसे साइक्लोन घटित होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन देखिए पूछा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत विद्यमान है। ठीक है ना, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 10.03 के प्रतिशत तक पाई जाती है। आर्गन कितना पाया जाता है? तो आर्गन 0.93% तक पाया जाता है। ठीक है, आगे इन सभी के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों का अपना मेल दे दूंगा, वहां पर मेल करके आप लोग पीडीएफ इसका ले सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जो है वह बंद हो चुका है कुछ दिन के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।